हेलो दोस्तों, मैक्रोटेक डेवलपर्स आईपीओ या लोधा ग्रुप आईपीओ उसकी बिडिंग समाप्त हुई है 9 अप्रैल को। तो दोस्तों कैसा यहां पर इन्वेस्टर का रिएक्शन रहा है, कैसा यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे, ये हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, लिस्टिंग के समय क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, और कुछ लास्ट में इंफॉर्मेशन जो कि एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन आईपीओ इन्वेस्टर भी जो आपको जाननी चाहिए, वो सब चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों इन्वेस्टर्स का यहां पर बहुत ही एक तरीके से खराब यहां पर रिस्पांस रहा है। क्यूआईबी कैटेगरी आप देख सकते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहां पर 3.15 टाइम्स ये जो आईपीओ है सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआईज जो है 2 लाख से ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं, जो एचएनआईज हैं जो 8-10 दिन के लिए बहुत लोग यहां पर लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, उन्होंने भी यहां पर रिस्पांस नहीं दिया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की तो आप देख लीजिए 0.4 टाइम्स है, मतलब रिटेल कोटा सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है। और एक और चौंकाने वाली बात है, इंप्लॉय कोटा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इंप्लॉय कोटा 0.17 मतलब 0.2 टाइम्स भी ये सब्सक्राइब नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही खराब यहां पर रिस्पॉन्स है। टोटल अगर आप देखें तो आईपीओ टोटली सब्सक्राइब तो हो गया है, सबको अगर आप मिला दे तो 1.36 टाइम्स ये ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ है। अब है अलॉटमेंट के चांसेस। दोस्तों रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहां तो पूरा ही अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपने या आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सही है, रिजेक्ट नहीं होती है उस केस में, तो ये चीज पर बिल्कुल आश्वस्त रहना है कि आपको अलॉटमेंट तो मिल ही जाएगा। जो हमने पिछले कुछ आईपीओ में देखा, जैसे इजी ट्रिप का आईपीओ में हमने देखा था, या फिर जो इंडिगो पेंट्स का आईपीओ देखा था, तो इन सब आईपीओ में बड़ा अलॉटमेंट मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहां अलॉटमेंट को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों अप्रैल के महीने में बहुत सारी छुट्टियां हैं। देखिए इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स अप्रैल 19 को होने की बात है, और अलॉटमेंट लिंक भी जो है हम अप्रैल 19 को यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो यहां कुछ वैसा घबराने की बात नहीं रहेगी। अलॉटमेंट लिंक अप्रैल 19 तो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। अप्रैल 19 को ही लिस्टिंग जो है एक्सपेक्टेड 22 तारीख को रहेगी, और 20 तारीख को आपको जो भी शेयर है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपने अप्लाई किया है। अब देखिए 21 अप्रैल को छुट्टी है, श्री राम नवमी है उसकी छुट्टी है। फिर अप्रैल 14 को भी छुट्टी है, डॉक्टर अंबेडकर उनकी जो छुट्टी है, तो उनका भी बर्थडे का जो छुट्टी है। तो फिर छुट्टियां बहुत सारी है हम जो देख सकते हैं सिर्फ अप्रैल के महीने में। अब लिस्टिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों देखिए ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही कमजोर है। वैसे ग्रे मार्केट प्राइस को हम ऐसा एक पैमाना नहीं मान सकते हैं। हमने देखा था बारबेक्यू नेशन में भी जीएमपी मजबूत नहीं थी, लेकिन बाद में अब लिस्टिंग के बाद आप देखिए 20% तक स्टॉक ऊपर गया था। वैसे इजी ट्रिप में बहुत ही अच्छी ग्रे मार्केट प्राइस थी, लेकिन स्टॉक प्राइस जो था इतना ऊपर नहीं गया। जहां 60-70% जो लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं हुआ है। बट फिलहाल जो भी डेटा जो बता रहे हैं लिस्टिंग को लेकर, वीक जीएमपी है, और उसके अलावा सब्सक्रिप्शन फिगर भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ये दो चीजें इस आईपीओ को थोड़ा सा कमजोर बनाती है, इसीलिए आईपीओ भी रिस्की है, ये भी आपको समझ के रखना है दोस्तों। अब आईपीओ के समय या आईपीओ के पहले एंकर इन्वेस्टर होते हैं, जो कि हमारे आईपीओ वीडियोस में हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स जो थे यहां पर, जो जिनके लिए 30 डेज का एक तरीके से लॉक इन पीरियड रहता है, और इनफैक्ट बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड या जो कंपनियां इंश्योरेंस कंपनीज होती है। दोस्तों यहां अगर डोमेस्टिक हम बात करें जो भारत की खुद की है, तो उन्होंने यहां अप्लाई ही नहीं किया है। जो बड़े म्यूचुअल फंड्स थे, इससे छोटे भी आईपीओ आए हैं दोस्तों, तो वहां पर जैसे नजारा टेक्नोलॉजीज बहुत छोटा आईपीओ था, 600 करोड़ के आसपास का आईपीओ था, बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त उसकी एंकर लिस्ट थी। लेकिन यहां एंकर लिस्ट बिल्कुल न के बराबर थी। अगर हम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, डीएसपी म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, इन सब म्यूचुअल फंड ने यहां पर अप्लाई ही नहीं किया हुआ है।
सिर्फ एक ही एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज का एक फंड है, बस उन्होंने ही अप्लाई किया हुआ है। हां, लेकिन जो एफआईआईज की बात करें, अगर बाहर के इन्वेस्टर्स की बात करें, तो टोटल 20 तक इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो एंकर इन्वेस्टर आप पॉजिटिवली नेगेटिवली ले सकते हैं, बट पर्सनली मुझे लगता है कि डोमेस्टिक अगर म्यूचुअल फंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर प्रश्न बिल्कुल उठता है, तो उसको लेकर मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं। दूसरा, देखिए आईपीओ तो ठीक है, कंपनी ले आई है, लेकिन आईपीओ के बाद सब कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर होता है। आईपीओ में फंडामेंटल्स उतने चलते नहीं है, आईपीओ में सिर्फ जिस तरह से आईपीओ का रिस्पॉन्स है वही चलता है। अब देखिए फंडामेंटल्स में देखिए कंपनी का हाई डेट है, 16,000 करोड़ से ऊपर का कंपनी का डेट है। दूसरी, रियल एस्टेट सेक्टर में है, रियल एस्टेट में फिर से एक ये जो वायरस की मार आई है उसकी वजह से 2020 में फर्क पड़ा ही है, और 2021 में भी हम देख सकते हैं अच्छा खासा यहां पर इफेक्ट होने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस सेक्टर को लेकर भी हम पॉजिटिव व्यू नहीं ले सकते हैं। कंपनी की तो दूसरी बात होगी, बट ये सेक्टर में ही अभी रिस्क है, क्योंकि एक रियल एस्टेट को खरीदना मतलब 1 करोड़ 2 करोड़, और चूंकि लोधा बहुत ही प्रीमियम में है तो 5 10 15 करोड़ तक उनके फ्लैट्स जाते हैं। तो क्या आप इस सेक्टर पर पॉजिटिव है? फिलहाल उतना पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है इस सेक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों। तो बहुत ही जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है वो यहां पर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंजर्वेटिव थोड़े से अगर आप इन्वेस्टर है तो फिर आपको यहां से दूर रहना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ही दूर हूं इस आईपीओ से, क्योंकि ये सेक्टर भी बहुत समझ में नहीं आ रहा है, और हाई डेट कंपनी है, वीक एंकर लिस्ट, ये सब बहुत ज्यादा कंफर्ट मुझे नहीं देते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। अगर आपके फैमिली मेंबर्स का अभी भी डीमैट जो ट्रेडिंग अकाउंट है नहीं ओपन हुआ है, तो फ्री में आप ओपन अकाउंट कर सकते हैं अपस्टॉक्स या फिर एंजल ब्रोकिंग से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।